हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माय नेम इज कमल और आज के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो हमारी डेली लाइफ को, हमारी डेली की जो भी हम लोग वर्क करते हैं उसकी हर कंडीशन में हमारे साथ अप्लाई किए जाने वाला ये लॉज है। और इस लॉज को जो गिवन करने वाले ग्रेट साइंटिस्ट हैं वो है हमारे न्यूटन्स। ओके, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने हमें लॉज ऑफ मोशन गिवन किए हैं। ओके, ये लॉज ऑफ मोशन हमारे लाइफ में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड है कि हमारी लाइफ इनसे कभी भाग नहीं सकती है। वैसे तो ऑल ओवर फिजिक्स जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, सब फिजिक्स हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमें इंटरेक्ट करता है और डेली हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो है न्यूटन्स के थ्रू गिवन किए गए कुछ लॉसेस के ऊपर, जिसमें आज हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। इसके लिए सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के लिए हम अलग से लेक्चर डिलीवर करेंगे, वो भी हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो देखो, अब अपनी लाइफ जो होती है ना, लाइफ में हमारे साथ न्यूटन्स के लॉज कहाँ कहाँ काम आते हैं। इवन हम ये मानते हैं, ऐसा हमें लगता है कि फिजिक्स हम पे वर्क नहीं कर रही। क्या है फिजिक्स, है ना? तो लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं हमको नहीं मालूम। तो लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन का कहना है कि आप अगर कोई चीज, मान लीजिए चाय का कप आपके हाथ में है ना? तो चाय का कप अगर आपके हाथ में है तो क्या आप यूं ही उसे अपने माउथ में ले सकते हैं ना? चाय आप पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। सुबह उठते समय जब हम उठकर कुछ बोलते हैं कि साहब हमें चाय चाहिए, है ना? तो चाय यूं ही किचन से हम तक दौड़कर नहीं आ सकती है। आ सकती है क्या? ये कभी नहीं हो पाएगा कि चाय आपके पास दौड़कर आ जाए। ये अलग बात है कि माँ का प्रेम आपके लिए जाग जाता है और वो आपके लिए चाय का कप आपके बेडरूम तक ले आती है। लेकिन वो चाय का कप अगर माँ आपकी नहीं लेकर आएगी तो वो कभी भी आपके पास नहीं आ सकता है। तो साइंटिस्ट न्यूटन का यही कहना है कि लॉज ऑफ मोशन हमारे साथ हर समय हर घड़ी ये वर्क करते हैं। ओके, जब हम चलते हैं तो चलती गाड़ी में हमें कहीं रुकना होता है तो हमें ब्रेक लगाना पड़ता है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या आप अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं? अर्थ अपने एक्सिस पर क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है। आज तक उसकी रोटेशन कंटिन्यू है। ओके ओके, और जब तक चल रहा है अर्थ अपने एक्सिस पर क्या करेगी? हमेशा रोटेशन करती रहेगी। और क्यों कर रही है? क्यों इसके मोशन रुकते नहीं है? ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग जानेंगे आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर, और जानेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में। ओके बच्चों, तो बहुत ही मजेदार आज का लेक्चर होगा हमारा, जिसके अंदर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की हम लोग, और आते हैं इसके छोटे से इंट्रोडक्शन के ऊपर। देखो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स स्टडी किया है, और काइनेमेटिक्स में हमने स्टडी किए हैं इफेक्ट ऑफ मोशन, इफेक्ट ऑफ मोशन के बारे में हमने काइनेमेटिक्स के अंदर जाना है। डायनामिक्स में हम लोगों ने स्टडी किया है। ये दोनों चीजें हम हमारी पिछली क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने जाना है कॉज ऑफ मोशन के बारे में। ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर चलता है, उसके अंदर स्पीड होगा, स्पीड है, चेंज इन स्पीड जैसे ही उस बॉडी के अंदर आएगा उसके अंदर एक्सेलरेशन भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हमने उसके रेस्ट पर डिस्कस की है, मोशन पर डिस्कस, बेसिक थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमने वहां पर कलेक्ट की थी काइनेमेटिक्स के अंदर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन पर। ओके, तो देखो बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, इसके पास अपना एक मास होता है। अब हर बॉडी इस यूनिवर्स में, जो भी बॉडी नेचर में है, उन सब के पास कुछ ना कुछ मास होता है, और जिनके पास ये मास प्रेजेंट है उन सब के अंदर होता है इनर्शिया। इस बॉडी के पास भी क्या है? इनर्शिया है।
ये कहाँ रखी है, सरफेस के ऊपर रखी है। अगर हम चाहते हैं कि ये बॉडी यहाँ से चले, ओके, मान लीजिए इसकी स्टार्टिंग इनिशियल स्पीड u है और इस समय u कैसा है, 0 है, क्योंकि ये बॉडी कहाँ है, रेस्ट में है। जैसे ही आप इस पे कुछ फोर्स को अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने से ये बॉडी तेज भागना शुरू करेगी और भागते हुए इसकी स्पीड में चेंज आएगा और इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाती है, v हो जाती है। या फिर हम रोड पर चल रहे हैं, हमारी कार दौड़ते हुए जा रही है, हमारी कार की इनिशियल स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये हमारी कार दौड़ते हुए एक स्ट्रेट रोड पर जा रही है। अचानक से सामने एक टर्न आता है और ड्राइवर अपना ब्रेक लगाता है और जैसे ही ब्रेक लगाएगा कार पर एक फोर्स वर्क करेगा और उस फोर्स की वजह से इसकी स्पीड में चेंज आएगा और इसकी स्पीड घट के कितना हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो कार चल रही थी, फोर्स लगाया, स्पीड में क्या आया, चेंज आया। चेंज इन स्पीड ने क्या दिया, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां हम एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे, हम इस पर लगने वाली फोर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो ऑल ओवर आज का लेक्चर हमारा बड़ा मजेदार होने वाला है बच्चों। तो ये थी काइनेमेटिक्स की बात। ओके, अब ये जो बदलाव यहां पर हो रहा है कि कोई बॉडी रेस्ट में है, मोशन में आ जाती है, और मोशन वाली बॉडी धीरे धीरे रेस्ट में आ जाती है। भाई थोड़ा फोर्स और लगाओगे तो एट द एंड स्पीड कितनी हो जाना है, यहाँ पर 0 हो जाना है। तो फाइनली जो स्पीड हमारी है वो 0 हो जा रही है। इसका मतलब ये बॉडी कहाँ आ गई, रेस्ट में पहुंच जाती है। तो रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, ये क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स। हम इस पे क्या कर रहे हैं, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स के बारे में समझे आप लोग, फोर्स क्या चीज है। फोर्स वो एक इफेक्ट है कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर अगर अप्लाई कर देते हैं तो ये उसकी स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है, सालों से घूम रही है, सालों तक घूमती रहेगी। क्यों घूम रही है, क्योंकि उसके पास बाहर से फोर्स लगाने का जगह ही नहीं है। हम उसके मोशन को रोकना चाहते हैं, लेकिन क्या बाहर से फोर्स लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मोशन से रेस्ट में लाना है या रेस्ट से मोशन में लाना है तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, उस पर जरूरत पड़ेगी आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की, जो उसकी स्टेट को क्या कर देगा, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो फोर्स पे हमारे हैं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल कोज, किसी बॉडी पर लगाया गया बाहर से एक्सटर्नली एक कोज है जो विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। वो स्टेट ऑफ मोशन को ही क्या कर देगा, चेंज। या आप रेस्ट भी लिख सकते हैं, और रेस्ट अगर रेस्ट में है, फोर्स लगाया, चलना शुरू कर देगा, है ना। कार का स्टीयरिंग घुमाया हमने, एक्सेलेरेटर जैसे ही दबाते हैं कार भागने लग जाती है। चलना शुरू कर दिया, फोर्स लगाया हमने उस पर, क्योंकि वो कहाँ थी, रेस्ट में। ठीक है बच्चों, चलिए, तो फोर्स एक एक्सटर्नल कोज हो गया जो हमारी स्टेट को चेंज कर रहा है। मोशन में है तो रेस्ट में ले आ रहा है, और रेस्ट में है तो मोशन में लेके आ रहा है। चलिए आते हैं, ये फोर्सेस हमारे पास कितने टाइप के हो सकते हैं। तो फोर्सेस हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हमने उनमें से कुछ फोर्सेस को कैटेगराइज करते हुए यहाँ पर लिया है। ओके, तो जनरली हमने इनको दो तरह से कैटेगराइज किया है। फोर्स, भैया साइंस की दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, चीजों को छोटे से छोटा करके हम स्टडी करते हैं, ताकि हमारा जो वर्क है वो इजी वे में, आसान तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकें। एक ही चीज को 10 अलग अलग फॉर्म में हम क्यों पढ़ें, जब उसका एक ही फॉर्म है तो हम उस एक फॉर्म को ही पढ़ेंगे ना। तो वैसे ही हमने इन फोर्सेस को दो तरह से यहाँ पर क्या कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। एक हमारे होते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, और दूसरे होते हैं हमारे कॉन्टेक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टेक्ट के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो, तो ये एक फील्ड फोर्स होते हैं, है ना। अपने आसपास क्या बनाते हैं, एक स्पेस बनाते हैं, और इस स्पेस के अंदर जो जो जाएगा वो उसके अंदर उस फील्ड के फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है।
तो जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस है वो आपके क्या है, फील्ड फोर्सेस। और दूसरे आपके कौन है, कॉन्टेक्ट फोर्सेस, जिनमें आपका सीधा सीधा कॉन्टेक्ट होना है बॉडी से। ओके, एक बॉडी का चल रही है तो सरफेस से कॉन्टेक्ट है, ठीक है, एक स्ट्रिंग खींच रहे हैं तो स्ट्रिंग का एक कॉन्टेक्ट है। तो इस तरह से जो फोर्स हम कॉन्टेक्ट करके अप्लाई करेंगे बॉडी पर, दैट आर नोन एज कॉन्टेक्ट फोर्सेस। अब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस कितने तरह के हैं, तो पहला आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो हम इसके लिए पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके अंदर हम इसका ब्रीफ पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा नॉलेज इसके बारे में हम गेन करेंगे वहां से। तो यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, ये कहाँ वर्क करता है, जहां पर दो मास बॉडी कहीं रखी हो, इनके बीच क्या हो, कुछ डिस्टेंस हो, तो इनके बीच लगने वाली जो फोर्सेस होती है उसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और ये एक फील्ड फोर्स होता है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज का चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है। ओके, तो चार्ज का चार्ज के बीच जब फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ये केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसमें रिपल्शन का कोई भी वर्क नहीं होता है। ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है। ये मैग्नेटिक फोर्स है, दो मैग्नेट के पोल्स के बीच लगने वाली फोर्स है, ये भी अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होती है। ये न्यूक्लियर फोर्स है, एक न्यूक्लियाई के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, जैसे न्यूक्लियस के अंदर आपका जो हीलियम है, हीलियम के अंदर दो न्यूक्लियस भरे पड़े हैं, है ना, उसका एटॉमिक नंबर 2 है। सोडियम के पास 11 है, उसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन रखे हुए हैं। अब आपको मालूम है कि प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता है, लेकिन फिर भी कहाँ है, उस न्यूक्लियस के अंदर है। क्यों है, क्योंकि उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। इस वजह से वो एक घर में एक जगह इकट्ठा होके रहते हैं। ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, जब न्यूक्लियर डीके होता है उस दौरान दो पार्टिकल के बीच लगने वाली जो फोर्स है वो क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो ये वाली फोर्सेस सारी की सारी हम लोग बात करेंगे क्लास 12th में, है ना। ये हम कहाँ बात करेंगे, क्लास 12th के अंदर। इसके लिए हमारे पास एक अलग सा चैप्टर है ग्रेविटेशन, जिसमें हम पूरा इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके बच्चों, और बाकी हमारे पास जो मेन है वो टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन है और स्प्रिंग फोर्सेस है। ओके, इसके अलावा हमारे पास इसमें आने वाला है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी एक कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो टेंशन, जब हम स्ट्रिंग को खींचते हैं तो टेंशन डेवलप होती है। नॉर्मल रिएक्शन, जब हम बॉडी को सरफेस पर रखते हैं, सरफेस नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करती है। स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करने में एक फोर्स वर्क करती है। और ये जो फ्रिक्शन है, जब सरफेस पे हम बॉडी को स्लाइड करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये फोर्सेस हैं। ओके बच्चों, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम। जो हमारे काम आने वाली है मैक्सिमम, वो टेंशन है, रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन है, और ये फोर्सेस। तो बात करते हैं सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन पर। नॉर्मल रिएक्शन क्या कहती है आपको, देखो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो कहां पर परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसको हमने रख दिया यहाँ पर, ये सरफेस है हमारा यहाँ पर। इस सरफेस पर हमारे m मास वाली ये बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, रखी है। अब m मास की ये बॉडी है तो इस पर ग्रेविटी वर्क करेगी और ग्रेविटेशनल फोर्स ये चाहेगा कि मैं इसको कहाँ खींच लूं, नीचे की तरफ खींच लूं। लेकिन जैसे ही mg नीचे की तरफ ले जाना चाहता है, क्या ये बॉडी सरफेस में घुस जाती है? कभी नहीं घुस सकती है ना। हम भी खड़े हैं सरफेस के ऊपर, हम कभी गड्ढे में नहीं गिरे। तो इसका मतलब क्या है, जितना फोर्स ये बॉडी पर डाउनवर्ड लग रहा है mg, उतना ही फोर्स इस सरफेस से 90 डिग्री ऊपर की तरफ, ठीक mg के ऑपोजिट क्या लग रहा है, रिएक्शन फोर्स। ओके, और इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्यों कहा हमने, क्योंकि ये जो सरफेस हमारी है, इस सरफेस से सीधा सीधा कहां वर्क करती है, 90 डिग्री इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सरफेस अगर आपकी हॉरिजॉन्टल है तो 90 डिग्री ये अपवर्ड करेगी, अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन वर्क करती है। अगर सरफेस आपकी इंक्लाइंड प्लेस है तो इंक्लाइंड प्लेस पर जैसे आपने बॉडी को रखा, सरफेस से 90 डिग्री बनाओ आप, ये 90 डिग्री नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर आपका वर्क करेगा।
मतलब सरफेस जैसी भी हो, आपको नॉर्मल रिएक्शन पता करना है तो सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। ओके, सो ए कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट बाय सरफेस, कौन एक्सर्ट कर रहा है इसको? सरफेस एक्सर्ट करता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस सरफेस पे आपकी बॉडी रखी है वहां से नॉर्मली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क करेगी, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम पेनिट्रेटिंग द सरफेस। ये प्रिवेंट करती है सरफेस को पेनिट्रेट करने में। भाई ये हमने बॉडी है, यहाँ हाथ, ये हमारा सरफेस है, यहाँ पर एक बॉडी को हमने ऐसे रखा है। अब ये बॉडी पर एक फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड, तो उतना ही रिएक्शन ये सरफेस कहाँ दे रही है? ऊपर, और बचा रही है इसको यहाँ से पेनिट्रेट करने से। क्लियर है? तो ये होती है हमारी नॉर्मल रिएक्शन। डायरेक्शन क्या होगी? एक परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये था आपका नॉर्मल रिएक्शन। चलिए, यहां पर इस बॉडी पर mg कहां वर्क करेगा? डाउनवर्ड। ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही वर्क करेगा और इसी को हम बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी, mg। ओके, चलिए आते हैं टेंशन पर। टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या कहता है हमें? जब भी हम किसी स्ट्रिंग को, ये जो वर्क टेंशन जो फोर्स डेवलप होता है, वो फोर्स डेवलप होता है हमारी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो जब स्ट्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, उस दौरान स्ट्रिंग के अंदर डेवलप होने वाली फोर्स टेंशन होती है। ये एक सरफेस है, यहां से हमने एक स्ट्रिंग लगाई और इस पर हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया। m मास का ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पर वेट ऑफ द बॉडी mg कहां वर्क करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे ही ये फोर्स नीचे की तरफ वर्क करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए इस स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होती है जिसका नाम है टेंशन। क्योंकि ये जो रस्सी हम खींचेंगे, ये जो मास खींचेगा इसको, तो इसके जो एटम्स है उनके अंदर की एंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगी और स्ट्रिंग नहीं चाहती है कि वो फोर्स इंक्रीज हो, इसीलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में इस फोर्स को डेवलप करती है। दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, और थ्रू आउट अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन की क्वांटिटी हमेशा सेम रहने वाली है। यहाँ पर ये एक बॉडी हमने कनेक्ट किया m1 मास वाला, और इसी से हमने एक और स्ट्रिंग लगाया m2 मास वाला, कोई दूसरा बॉडी भी हमने इस पर फ्रीली सस्पेंडेड किया है। अब देखिए, ये m1 मास स्ट्रिंग को इधर खींच रहा है, तो यहाँ पर टेंशन डेवलप होगी। इस m1 मास के नीचे स्ट्रिंग लगी है, m2 मास इसको नीचे खींच रहा है, तो यहाँ भी एक टेंशन डेवलप होगी। ओके, और यहाँ से टेंशन की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि यहाँ पर m2g फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। अब यहाँ जो टेंशन है वो कुछ और होगा, यहाँ जो टेंशन है वो कुछ और है। ठीक है, अब टेंशन की डायरेक्शन की बात आती है, तो टेंशन की डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे छाता मेथड से। ओके, छाते को हम ओपन करेंगे, किधर? जहां बैठ जाओ, छातों को इधर ओपन करो, टेंशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यहां बैठ के छातों को इधर ओपन करो, टेंशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यहां बैठ के छाता ऊपर ओपन करो, टेंशन इधर हो जाएगा। नीचे स्ट्रिंग है ही नहीं। क्लियर है? तो जहां आपको टेंशन का डायरेक्शन पता करना है, छाता लेके बैठो और जिधर स्ट्रिंग है उसकी डायरेक्शन में ओपन कर लो, तो आपको टेंशन की डायरेक्शन मिल जाएगी। क्लियर है ये बात? ओके, तो इसमें और इसमें टेंशन अलग है। इसमें टेंशन पूरे स्ट्रिंग के अंदर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये एक सरफेस है, यहां से हमने बॉडी को ऐसे फोर्स एफ यहां से लगा रखा है, यहां हमने इससे रस्सी से इसको बांध दिया है। ये है 5 kg का बॉडी और इस पर 5g फोर्स कहां लगेगा? डाउनवर्ड। ओके, अब ये फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसमें यहां बैठ के छाता ओपन इधर करो, टेंशन यहां लग रहा है। यहां बैठ के छाता इधर ओपन करो, टेंशन यहां भी लग रही है। यहां वाली टेंशन T1 है, यहां वाली टेंशन कितनी हो जाती है? वो T2 हो जाती है। ठीक है भाई? ओके, तो इतनी बातें क्लियर है, टेंशन क्या होती है और बॉडी में किस तरह से ये डेवलप होती है। चलिए ओके, और देख लेते हैं एक ये लो,
यहाँ एक बॉडी को हमने ऐसे लगा रखा है, यहां से एक स्ट्रिंग बांध दिया और यहां से भी हमने एक स्ट्रिंग इधर बांध दिया। ये है √2g, √2 उसका मास है, g ग्रेविटी है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा √2g कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसमें यहां टेंशन क्रिएट होगा, छाता ओपन करो इधर, इसमें इधर यहां टेंशन होगा, ओपन होगा। ये टेंशन T1 है, ये वाले टेंशन क्या हो गए T2, ओके। और हॉरिजॉन्टल के साथ ये कुछ एंगल भी बनाती है, ओके। तो इनके बेस पे हम इक्विलिब्रियम की कैसे अभी पढ़ने वाले हैं, उसकी हेल्प से इस टेंशन को भी हम लोगों को स्ट्रिंग के अंदर फाइंड आउट करना है। साथ ही हम नॉर्मल रिएक्शन के बारे में भी स्टडी करेंगे, कैसे इसे कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए, ये बात हो गई हमारे टेंशन की। अब आपको टेंशन कैलकुलेट करना है, और टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम पर। किस पर जाएंगे बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका है कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें हमारे पास ये सरफेस है और इस सरफेस पर ये m मास वाली एक बॉडी यहां पर रखी हुई है। तो इस पर फोर्स लगेगी यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कहां खींच रहा है इसको, डाउनवर्ड। कितना फोर्स है ये फोर्स होगा हमारा वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू mg। अब जितना फोर्स यहाँ पर डाउनवर्ड लग रहा है, सरफेस भी नॉर्मली एक रिएक्शन फोर्स यहां से प्रोवाइड कर देती है, इसको आप R या N लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है। फ्री बॉडी डायग्राम कहता है जो भी सिस्टम है आपका, उस सिस्टम से उस बॉडी को बाहर निकाल लो। इस पूरी बॉडी को हमने यहां से क्या किया, बाहर निकाल लिया। या तो इसको आप पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर लो, या पूरा ऑब्जेक्ट उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों काम हम कर सकते हैं, ओके। ये सिस्टम से बाहर हो गई है, और इस पर अब आपको शो करना है सारे के सारे फोर्स। क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, तो पहली कंडीशन ये अप्लाई करनी है, बॉडी शुड बी फ्री फ्रॉम सिस्टम। हमारा जो भी सिस्टम है, स्ट्रिंग सिस्टम है या सरफेस वाला है सिस्टम है, यहां से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। दूसरा, हम यहाँ पे आगे वर्क करने वाले हैं, जब बॉडी फ्री हो जाएगी, या इसको पॉइंट मास की तरह आप यहां से बाहर निकाल लें, ठीक है। ये लो, ये पॉइंट मास, ये मास हमने यहां से बाहर निकाल लिया, ओके। दूसरा, हमको यहां वर्क करना है, शो ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन इट। इस पर जितने भी फोर्स वर्क कर रहे हैं, वो सारे फोर्सेस अपने को शो करना है। तो कितने फोर्स लग रहे हैं, अभी आप देख पा रहे हो, इस पर एक फोर्स mg डाउनवर्ड लग रहा है, दूसरा कौन है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब इस पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी होगी, तो वो होगी N इज इक्वल टू mg, ठीक है। अभी कोई मोशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस पर लगने वाली फोर्स N इज इक्वल टू आपको कितनी मिल रही है, mg। कहां से कैलकुलेट किया हमने, ये फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से। ये रहा mg, और ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन N इज इक्वल टू mg। तो इसको हमने इस सिस्टम से क्या कर लिया, फ्री कर लिया, ओके। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जहां और क्लियरली हम इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर एक पुली है, और इस पुली से हमने जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की हेल्प से दो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर फ्रीली सस्पेंडेड किया। ये मास m1 है और ये मास m2 है, ठीक है। अब ये m2g फोर्स कहाँ वर्क करेगा, डाउनवर्ड, ओके। जब ये नीचे की तरफ वर्क करेगा, तो यहाँ बैठ के देखो स्ट्रिंग में टेंशन किधर क्रिएट होगा, इस तरफ, ठीक है। यहां से ये कनेक्ट इससे है, टेंशन इसमें इस तरफ, यहां पर बॉडी इसको नीचे की तरफ खींचना चाहती है m1 g फोर्स से, तो इसमें टेंशन किधर क्रिएट हो रही, ऊपर की तरफ, और एक सिंगल स्ट्रिंग है यहां से इस तरफ। तो पूरी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब दो बॉडी एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड होती है, तो टेंशन उस पूरी स्ट्रिंग के अंदर कैसा रहता है, सेम रहता है। अब इसका एफ भी बनाते हैं अपन। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, m1 मास को सेपरेट कर लो, ये रहा m1 मास,
और उस पर लगने वाली नेट फोर्सेस देख लो कौन है, m1g यहाँ से डाउनवर्ड, और इसमें टेंशन कहाँ है, ऊपर। सो यहाँ पर टेंशन T इज इक्वल टू हो जाता है m1g। ओके, इस वाली बॉडी को फ्री करते हैं, ये m2 मास है, इसमें टेंशन T कहाँ लग रहा, ऊपर, और यहाँ पर m2g कहाँ वर्क कर रहा है, इसमें डाउनवर्ड। ओके, तो ये हमने दोनों को क्या कर लिया, इसके अंदर से फ्री कर लिया है। अब आप इस टेंशन की कैलकुलेशन बहुत इजी वे में आसानी से कर सकते हैं अगर आपके पास ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी बात आपकी? चल अगली कंडीशन देखते हैं। एक बॉडी को स्ट्रिंग से हमने यहां सस्पेंडेड किया है, इधर हमने किसी बेस से इसको बांध दिया। अब इसका वेट है m, तो इस पर फोर्स कितने वर्क कर रहे हैं, यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करेगा mg, इधर इसमें टेंशन T क्रिएट होगा और इसमें यहां से इस तरफ एक टेंशन T लगेगा। ओके, तो इस m को आप यहां से फ्री कर लें, एक फोर्स टेंशन इस तरफ, दूसरा टेंशन ये T1 है, ये T2 है, और mg फोर्स कहां लग रहा है, इसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, तो इस तरह से आप पूरे सिस्टम से बॉडी को फ्री करते हुए उस पर लगने वाली टेंशन की कैलकुलेशन बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये थे हमारे फ्री बॉडी डायग्राम, जहां से हम उस बॉडी को फ्री करके उस पर लगने वाली नेट फोर्सेस के बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात करने के बाद हम आ रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि अभी तक हमने डिस्कस तो कर ली है न्यूटन्स लॉ, लेकिन फर्स्ट लॉ अभी तक आया नहीं है। तो ये रहा आपके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि यूं ही चाय का कप चलकर हम तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि हमारी माता जी उसे लेकर हम तक ना आ जाए या हम खुद उसे लेने ना चले जाएं। इसका मतलब है, न्यूटन का कहना है कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स, कौन सी फोर्स, नेट फोर्स, अगर जीरो हो जाए तो वो बॉडी खुद से कुछ भी नहीं करना चाहेगी। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट, अगर कोई रेस्ट में है तो वो चाहती है कि मैं जीवन भर कहां रहूं, रेस्ट में रहूं। ए बुक ऑन टेबल वॉन्ट बी मूव, देखो बुक पर, टेबल पर रखी हुई बुक, ये रही हमारी टेबल और ये रही हमारी बुक। बी फॉर बुक, कहां रखी है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब इस बुक को बोल दे कि बुक थोड़ी पास में आ जा, मुझे न्यूटन से लॉ पढ़ना है, तो तुम्हारी बात मान लेगी क्या है, बताओ मानेगी क्या? कभी नहीं मानेगी, है ना। गरज उसको थोड़ी है, हमको है, तो जाओ उसके नजदीक फोर्स लगाओ और चेंज करवाओ, है ना। तो न्यूटन का कहना है कि ये बुक अपने टेबल से नहीं हिलेगी जब तक कि बाहर से इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स किसी एक डायरेक्शन में काम न करे। अनलेस यू पुश इट, जब तक फोर्स नहीं लगाओगे कुछ नहीं होना है। और सम अदर फोर्सेस मूव ऑन इट, ना, कभी एक्सटर्नल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस भी आ जाता है, हवा भी आ जाती है, हवा उड़ा लाए, किस्मत तुम्हारी अच्छी हो, है ना, हवा आ जाए अचानक से, बुक उड़ के तुम्हारे हाथ में आ जाए, तो वो भी कौन है, वो भी हवा क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। ठीक है, नेचर में जब फोर्स लगेंगे तो इसमें चेंज आ सकता है, अगर फोर्स नहीं लगेगी तो हर एक चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूं। जैसे अर्थ, हमने पहले ही बोला था, अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है, वो घूमते हुए घूमते ही रहना चाहती है, वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं क्या हो जाऊं, रुक जाऊं। कब तक, जब तक कि बाहर से आप जाके फोर्स नहीं लगा दो उसके ऊपर। जाना बाहर, एक बार लगा के आना फोर्स, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं तुम्हारे। चलिए दूसरा, ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन, रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है, मोशन कर रही है, तो वो मोशन में ही रहना चाहती है बच्चों। वंस एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट विल कीप
मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करते रहेगा इन ए स्ट्रेट लाइन एट सेम स्पीड। सेम स्पीड से अर्थ की स्पीड में कोई बदलाव हुआ क्या? नहीं हुआ। अनलेस समथिंग स्टॉप इट और चेंज इट्स डायरेक्शन, जब तक कि कोई उसे रोकेगा नहीं, स्टॉप नहीं करेगा, तब तक तो वो अपना काम कंटिन्यू वैसे ही करते रहेगी। चलिए, तो ये थे हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किसी बॉडी पर लगने वाली एफ नेट इज इक्वल टू 0 हो तो उस बॉडी के अंदर लगने वाली, क्रिएट होने वाली जो एक्सेलरेशन है वो भी कितनी होगी? 0। स्पीड का चेंज आएगा ही नहीं अगर फोर्स लगा नहीं, क्योंकि फोर्स लगता है तभी स्पीड का क्या आता है? चेंज। तो इस वजह से उस पर लगने वाली नेट एक्सेलरेशन भी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। मतलब एक बॉडी पर कोई एक फोर्स काम नहीं करते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस बॉडी पर वर्क करती है, लेकिन उन सभी का जो नेट है, ये एफ नेट, इसमें मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लो एक फोर्स F1 काम कर रही है, इस पर ही काम कर रही है, mg डाउनवर्ड लग रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है, कोई खींचने के लिए फोर्स अगर यहाँ से लगा रहा हो तो रिएक्शन, इसका जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट लग रहा है, तो एक ही बॉडी पर 4 फोर्स काम कर रही है, 4 फोर्सेस वर्क कर रही है। तो इन सभी का नेट फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन, इन सब का नेट सम अगर 0 हो जाए तो बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो स्टे रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही स्टे करना चाहेगी, वैसे ही इस कंडीशन में वो रहना चाहेगी बच्चों। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, नेट फोर्स 0 है किसी बॉडी के ऊपर, ये बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स कैसी है? 0 है। और जब भी बॉडी पर ये नेट फोर्स 0 होती है, ये mg यहाँ से डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड वर्क कर रहा है, इस दौरान नेट फोर्स इसका जितना वैल्यू है उतना ही किसका है? mg का। दोनों इक्वल है, इन सबका नेट सम करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? हमें 0 मिल जाएगा। तो जब नेट सम 0 हो जाएगा उस केस में इस बॉडी को, इस सिस्टम को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा ये सिस्टम आपका? इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम के केसेस में किसी बॉडी पर किसी बॉडी पर लगने वाली, क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी टेंशन की, नॉर्मल रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी वर्क कर रही है, रस्सी के अंदर टेंशन कितना क्रिएट होने वाला है, ये सारे डिस्कशन हम करने वाले हैं इक्विलिब्रियम की बेसिस पर। तो आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन समझ में आया होगा, और इसी पर बेस्ड अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो करते हैं शुरुआत इस पर बेस्ड हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स की, जिनमें हम बात कर रहे हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। सबसे पहले उसी को कैलकुलेट कर। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम का एक डेफिनेशन भी मैंने यहाँ नोट किया है, नेट फोर्स ऑन बॉडी इज 0, तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये कोई सरफेस है, यहां एक स्ट्रिंग हमने लगाया है, ओके, और यहां पर हमने एक मास लगा दिया है 5 kg, ओके। तो 5 kg का ये ऑब्जेक्ट है जिस पर क्या लग रहा है? एक फोर्स वर्क करेगा, और वो फोर्स इस रस्सी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर क्या क्रिएट करवाएगा? टेंशन क्रिएट करवाएगा। तो उस टेंशन को हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर है? चलो सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो 5 kg है, 5 इसका मास है, तो मास इंटू ग्रेविटी करोगे तो इस पर एक फोर्स डाउनवर्ड वर्क करेगा। और मैंने पहले बोला था, जैसे ही फोर्स यहाँ डाउनवर्ड करेगा तो टेंशन इसमें इस तरफ होगा। ठीक है, वो टेंशन हमें कैलकुलेट करना है। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में लगने वाले टेंशन निकालते हैं। तो मैंने बोला इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो फ्री बॉडी डायग्राम ये कहता है मास को पॉइंट की तरह ले लो। कौन है ये? 5 kg। ठीक है, अब इसमें फोर्स mg कहाँ वर्क कर रहा है? डाउनवर्ड। और टेंशन कहाँ वर्क कर रहा है? ऊपर। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है,
ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर लो, तो T इज इक्वल टू कितना हो गया mg। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग 5 इंटू जी 10 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। इस स्ट्रिंग में लगने वाली फोर्स कितनी आ गई, 50 न्यूटन आ जाती है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ एक बॉडी हमने फ्रीली सस्पेंडेड की 2 kg, इससे एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया हमने और यहाँ पर एक अनदर बॉडी को कनेक्ट कर दिया हमने, दैट इज 5 kg। एक स्ट्रिंग से हम इस समय दो बॉडी लगा चुके हैं, ये m1 मास है और ये आपका m2 मास है। अब देखिए यहाँ से टेंशन इस तरफ होगा और यहाँ से इस तरफ ये टेंशन और यहाँ पर ये टेंशन। अब दो स्ट्रिंग है तो टेंशन भी अलग अलग होगा, इसमें टेंशन T1 ले लिया और इसमें टेंशन कितना ले लिया, T2 ले लिया। ओके, चलिए तो पहले हम इसी बॉडी को फ्री कर लेते हैं। तो हमने पहले m2 मास को फ्री किया, तो m2 मास 5 kg है, इस पर एक फोर्स 5g डाउनवर्ड वर्क करेगा और यहां से टेंशन किधर वर्क करेगा, टेंशन T2 ऊपर की तरफ। तो टेंशन T2 की वैल्यू हो जाती है 5g, इट मीन्स 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो टेंशन T2 तो हमें मिल जाता है 50 न्यूटन। अब टेंशन T1 की डिस्कस करते हैं। तो जो टेंशन T1 यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो मास m1 की वजह से क्रिएट हो रहा है और साथ ही साथ दूसरा मास कौन सा लगा हुआ है, T2। ये दोनों मिलकर खींच रहे हैं ना, तो दोनों के कारण टेंशन इसके अंदर क्रिएट होगा। ओके, सो टेंशन T1 इज इक्वल टू T2 प्लस, अच्छा इस बॉडी को फ्री कर लो यहाँ से, इस बॉडी को यहाँ से m1 मास को फ्री कर लो आप। m1 मास फ्री होगा, 2 kg था तो इस पर 2g फोर्स डाउनवर्ड और ये जो टेंशन है T1 ये कहाँ है, इस पर ऊपर की तरफ। अब देखो 2 kg और ये 5 kg, ये भी तो कहाँ वर्क कर रहा है, इधर ही वर्क कर रहा है डाउनवर्ड। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 5g को भी प्लस करना पड़ेगा। सो टेंशन T1 इज इक्वल टू, ओके चलो 2g प्लस 5g, तो T1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10, so T1 इज इक्वल टू 20 प्लस 50। तो टेंशन T1 इज इक्वल टू 50 प्लस 20 कितना हो जाता है, 70 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमको मिलता है टेंशन यहां से। चलिए ये हो गई हमारे इस क्वेश्चन की बात। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो यहां हमने स्ट्रिंग से एक बॉडी को कुछ इस तरह से लगा दिया, ये है 5 kg और इसको यहां से हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू किसी बेस से बांध दिया है और यहां क्रिएट होने वाली है टेंशन और इसमें भी क्रिएट होने वाली है क्या, टेंशन। ठीक है बच्चों, ये टेंशन T1 है, इसको हम कितना ले लेते हैं, T2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस T1 के हमें दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड ये रहा और दूसरा कंपोनेंट यहाँ से ये रहा। तो ये कितना होगा, ये T1 है, ये भी कितना है, T1 है। ये एंगल हमने लिया 37 डिग्री, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया T1 cos 37 डिग्री और ये वाली कंपोनेंट हो गई T1 sin 37 डिग्री। ठीक है, और इस पर वेट ऑफ द बॉडी कहाँ वर्क कर रहा है, mg डाउनवर्ड, कितना है वो 5 इंटू जी के इक्वल। ठीक है, चलिए तो सारे फोर्सेस हमको मिल चुके हैं, अब इसको यहाँ से हम फ्री करते हैं। तो इस बॉडी को हम जब फ्री करते हैं तो इस 5 kg मास पर यहाँ एक फोर्स T1 cos 37 डिग्री वर्क करता है, यहाँ पर 5g डाउनवर्ड, इस तरफ ये टेंशन T2 वर्क करता है और ठीक ऑपोजिट T1 sin 37 डिग्री वर्क करता है। ठीक है, चलिए तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। सो T1 cos 37 डिग्री इक्वल टू 5g। T1 cos 37, राइट एंगल ट्राइंगल पे हम जाएं
और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आपका कितना है 37 डिग्री, ये 3 है, ये 4 है, तो ये रिजल्ट कितना 5। तो cos 37 इक्वल टू 4/5, तो ये हो गया आपका 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये 5 × 10। सो टेंशन T1 इज इक्वल टू 5 उधर 25, ओके, और ये 0, ये 50 और डिवाइड बाय 4, तो 250/4 न्यूटन, ये हमको क्या मिलेगा टेंशन T1। ठीक है बच्चों, और सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा 125/2 न्यूटन। ठीक है, तो टेंशन T1 हमें मिल चुका है यहां से। चलो T2 कैलकुलेट करें, T2 को हमें इससे कैलकुलेट करना होगा। सो T2 इज इक्वल टू T1 साइन 37 डिग्री। T1 हमें मिल चुका है 125 डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 37 की वैल्यू हो गई हमारी 3/5। 3/5, 5 से कैंसिल किया, 5 2 10 और 5 5 25, 25 3 75 डिवाइडेड बाय 2 न्यूटन। दिस इज टेंशन T2। क्लियर है? चलिए, तो ये यहां से हमने दोनों टेंशन को और T1 और T2 दोनों ही टेंशन को हम लोगों ने स्ट्रिंग में कैलकुलेट किया है। अब इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले टाइप में। तो ये हमने फिर से एक बेस लिया। इस समय हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अब कुछ इस तरह से है, और यहां पर ये मास हम लेते हैं √2 kg। यहां से एक स्ट्रिंग हमने से कनेक्ट किया हुआ है, इसमें टेंशन क्रिएट हो रही है। यहां से भी हमने स्ट्रिंग लगाया हुआ है, इसमें भी टेंशन क्रिएट होगा, क्योंकि ये √2g फोर्स कहां लग रहा है इस पर, डाउनवर्ड। तो दोनों स्ट्रिंग में क्या क्रिएट कराएगा, टेंशन। यहां टेंशन क्रिएट हो रही है T1 और यहां क्रिएट होती है T2। अब T1 और T2 के हम दो कंपोनेंट्स बनाते हैं। यहां से हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल 60 डिग्री और ये वाली एंगल इधर 30 डिग्री। ये T2, इस T2 का ये वाला कंपोनेंट T2 cos 30 होगा, और यहां से ऊपर वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये T2 sin 30। यहां से इसका T1 cos 60 डिग्री, और यहां से ये अपवर्ड कंपोनेंट T1 sin 60 डिग्री। ठीक है, तो सारे फोर्स हमने कैलकुलेट किए। अब इसको बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये √2 kg है ना, इसमें इसको पॉइंट मास मान लें, हम यहाँ से कैलकुलेट, यहाँ से बाहर निकाल लें। तो ये है T1 cos 60 डिग्री, इधर है कौन T2 cos 30 डिग्री। इधर ऊपर की तरफ दो फोर्स है, एक T2 sin 30 है और दूसरा T1 sin 60 है। ठीक, और नीचे की तरफ जो फोर्स वर्क कर रहा है वो है √2g। इक्विलिब्रियम में अपवर्ड वाले फोर्स डाउनवर्ड के इक्वल और राइट वाले फोर्स लेफ्ट वाले के इक्वल होंगे। कर लेते हैं, तो पहले हम यहां से इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो T2 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू T1 cos 60 डिग्री मिला। T2 अपनी प्लेस पर cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 इक्वल T1 यहां पर है और ये है 1/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल, तो T1 इज इक्वल टू हमको मिला √3 इंटू T2। ठीक है, ये T1 हमें मिल जाता है। अब इनको देखो, ये दोनों फोर्स कहाँ है, अपवर्ड, ये कहाँ है डाउनवर्ड, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। सो T2 sin 30 प्लस T1 sin 60 इक्वल √2g होगा। T2 फाइंड करना है इनटू sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस T1 ये यहाँ रहा √3 इंटू T2 और sin 30 √3/2 इक्वल टू √2 इंटू जी कितना है 10। ये 2 यहां से कॉमन लो, इधर भेज दो, यह कितना बचा T2 प्लस √3 इंटू T2 इक्वल टू 20 √2 है ना, 2 यहां से जो इधर आया है
10 में मल्टीप्लाई 20√2, और √3 कितना हो गया 3, यहाँ ओनली क्या बच रहा है 3, √3 इंटू √3 ओनली 3, ये कितना हो गया 4t2 इक्वल टू 20√3, 4 से 20 कैंसिल 5, सो t2 इज इक्वल टू 5√2 न्यूटन। तो टेंशन T1 भी आपके सामने है और टेंशन T2 भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। T2 मिल गया है तो T1 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, √3 इंटू T2 5√2, तो ये हो गया T1 इज इक्वल टू 5√6 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो टेंशन T1 और T2 दोनों आपको मिल गए हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं, आराम से बैठकर इनको सॉल्व करना, कॉपी में नोट जरूर करते जाना, और प्रैक्टिस के बिना आपका कुछ भी होना जाना नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। चलिए एक लास्ट और दूसरे टाइप पे हम जा रहे हैं, वो है हमारा इंक्लाइन या इंक्लिनेशन। एक बॉडी को हमने यहाँ पर फ्रीली इस पर रखा है, यहाँ से एक स्ट्रिंग के थ्रू हमने इसको यहाँ बांध दिया है। अब इस बॉडी का मास है m, तो इस पर mg वर्क करेगा कहाँ पर, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब सरफेस आ गई है तो सरफेस इसको ठीक 90 डिग्री पर एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। क्लियर? चलिए ये एंगल थीटा है, तो इस mg के हम यहाँ बनाएंगे दो कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट इस mg का हो जाएगा ये वाला, और दूसरा कंपोनेंट यहां से ठीक इस तरफ, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितनी 90 माइनस थीटा। अब ये और ये दोनों कंपोनेंट भी 90 डिग्री पे होते हैं, तो टोटल 90 में से आप ये 90 माइनस ये वाला एंगल थीटा करोगे तो रिजल्ट में ये कितना मिलेगा आपको थीटा। देखो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको अगर 90 से जोड़ोगे तो टोटल कितना मिल जाएगा आपको थीटा। क्लियर है? चलिए तो इस थीटा का ये वाला कंपोनेंट हो गया कॉस, mg का ये कंपोनेंट हो गया कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये नीचे स्ट्रिंग में टेंशन इस तरफ। अब सारा फोर्स इक्विलिब्रियम में आ गए, तो ये m मास फ्री कर लिया यहाँ से, टेंशन इसमें इस तरफ वर्क कर रहा है। ठीक, इसके ऑपोजिट mg साइन थीटा यहाँ वर्क करता है, और यहां से ये mg कॉस वर्क कर रहा है, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ है। अब इन दोनों के बीच ये जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री का है। ठीक है, सामने वाला ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री का। चलिए तो यहां से टेंशन को इक्वल कर लें mg साइन थीटा के, और नॉर्मल रिएक्शन को इक्वल कर ले हम mg कॉस थीटा। ओके, यहां से टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम ये मान लें कि हमारा जो मास है वो 5 kg का है, और जो थीटा है वो अगर 30 डिग्री है, तो टेंशन T इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 50 इंटू साइन 30 1/2, कैंसिल करो 25, तो टेंशन मिल जाएगा हमें 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। ऐसे ही नॉर्मल रिएक्शन में रख दो तो नॉर्मल रिएक्शन भी मिल जाएगी हमको। ये है 5 इंटू 10 इंटू कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2, तो उसे कैंसिल 5 25, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 25√3 न्यूटन। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन दोनों इसके लिए हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। ओके, इसी की एक अनदर प्रॉब्लम पर आते हैं। तो यहां पर आपके पास ये फिर से एक इंक्लाइन प्लेस है, और इस पर हमने ये m मास को यहाँ पर लगाया है, एक स्ट्रिंग ली, एक पुली लगाई, और साथ में हमने एक m मास इस पे इधर भी लगा दिया। ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, इस समय ये है हमारा 5 kg, m1 इक्वल टू 5 किलोग्राम, और m2 हमारा है 10 किलोग्राम। ओके, दोनों मास हमने यहाँ पर सस्पेंडेड किए हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा यहाँ से वो होगा m2g। इसमें रस्सी में टेंशन क्रिएट होगा कितना, ऊपर की तरफ T।
यहाँ से m1 मास कहाँ आना चाहता है, नीचे की तरफ, टेंशन किधर क्रिएट होगी इसमें, ऊपर की तरफ, और m1 मास पर ग्रेविटी कहाँ वर्क करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये फोर्स लगाएगी mg। तो फिर से आपको mg के दो कंपोनेंट यहाँ से बनाने पड़ेंगे, जैसा कि हमने अभी अभी यहाँ किया था। तो अब ये सरफेस, ये तो इसे देगी नॉर्मल रिएक्शन। mg के दो कंपोनेंट, एक ये रहा mg, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर mg, ये थीटा है, देन ये एंगल भी कितना, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया sin थीटा। ठीक है, अब इस बॉडी को यहां से आप फ्री कर लो। जैसे ही इसको फ्री करोगे, m2 मास को यहां से, इस पर फोर्स लग रहा है टेंशन ऊपर और mg नीचे, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2g। सो टेंशन इज इक्वल टू m2 कितना है 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो टेंशन तो हमें यहाँ मिल जाता है कितना, 100 न्यूटन। ओके, चलिए अब इसमें से देखते हैं हम, यहाँ आपको क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पर आपको फाइंड करना था, फाइंड टेंशन, थीटा एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये तीनों कैलकुलेशन हमें करनी है। टेंशन तो हमने कैलकुलेट कर लिया, एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, अब आपको थीटा और नॉर्मल रिएक्शन और फाइंड करना है, वो मिलेंगे हमें इस बॉडी से। तो इसको यहां से जैसे ही फ्री करते हैं हम, इस पर नॉर्मल रिएक्शन n इस तरफ है, इसके ऑपोजिट mg cos थीटा इस तरफ है, यहां पर टेंशन है और इसके ऑपोजिट mg sin थीटा यहाँ है। ठीक है, तो टेंशन इक्वल टू mg sin थीटा से करेंगे, टेंशन फिर मिल जाएगा हमें यहाँ से। अब आप क्या करो, n को किसके इक्वल कर दे हम, mg cos थीटा। अच्छा, टेंशन को इसके इक्वल करेंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा, वो कर लेते हैं पहले हम। तो टेंशन इक्वल टू mg sin थीटा, टेंशन यहाँ पर 100 है, मास है 5 इंटू 10 इंटू थीटा। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 100 कैंसिल, क्या कितना आया 2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू ये हमको मिल रहा है साइन इनवर्स 2। क्लियर है, चलिए इसके अलावा इसमें कोई सॉल्यूशन आगे नहीं हो सकता, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 हमें मिल जाएगा। क्लियर है, इसके अलावा तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम चलो ठीक है, इतना ही। अच्छा, इधर आते हैं, अगला नॉर्मल रिएक्शन, n इक्वल टू mg cos थीटा। थोड़ा सा ना इसमें हम वैल्यू चेंज करते हैं मास की। ये 5 kg है, इसको यहां से कितना मिल रहा है अपने को 5। थीटा की वैल्यू अजीब सी आ रही है, इसलिए अपन थोड़ा सा इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं मास के लिए। और मास के लिए यहां पर ले हम चलो जो आया वही सही है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर थीटा की वैल्यू थोड़ा हमको सही मिल जाए, उसके लिए थोड़ा सा हम और वर्क कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर किसी तरह से अगर हमें 1/2 मिल जाए तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ 1/2, तो यहाँ पर 20 ले लें हम, चलो 20 ले लेते हैं। तो इस मास को हम ले रहे हैं m1 को 20, ताकि हमारा थीटा करेक्ट आ जाए थोड़ा सा।
ये 20 किलोग्राम, ठीक है। सो T इज इक्वल टू mg साइन थीटा, यहां पर m हमारा है 20 इंटू 10 इंटू साइन थीटा। ओके, अब हो जाएगा। सो 10 से 10 ये टेंशन, तो यहाँ पर हमारा 100 है, 0 से 0 कैंसिल, 10 से इसको कैंसिल, ये कैंसिल, ओके। और साइन थीटा इक्वल करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 इधर जाएगा तो ये 1/2, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है। थीटा थोड़ा सा करेक्ट आ जाए इसलिए हमने उस मास को थोड़ा सा चेंज कर लिया है। थीटा आ गया है, तो नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री कर लें। सो n इज इक्वल टू, नॉर्मल रिएक्शन कौन है, m1 वाला, m1 है 20 इंटू 10 इंटू cos 30, हमको मिल रहा है √3/2, कैंसिल कर दो 5। सो n इज इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना होगा 100, तो नॉर्मल रिएक्शन हमें मिल रहा है 100√3 न्यूटन, ठीक है। तो तीनों चीजें आ गई है, थीटा आ चुका है, नॉर्मल रिएक्शन भी आ चुका है, और टेंशन भी हमने इसके लिए क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है। चलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम। ये सरफेस है और इस सरफेस पर हमने एक कैपिटल M मास वाली ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इस बॉडी पर वेट ऑफ द बॉडी कैपिटल M इंटू जी डाउनवर्ड वर्क करेगी। ये सरफेस यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन इसको प्रोवाइड करेगी ऊपर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होता है, सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसी के ऊपर हमने एक स्मॉल m मास वाली कोई दूसरी बॉडी भी रख दी, तो बताओ ये नॉर्मल रिएक्शन इस पे वर्क करेगा क्या, नहीं वर्क करेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन किस पे लगा रहा है, ये सरफेस कैपिटल M मास पे लगा रही है, ठीक है ना, और स्मॉल m मास कहाँ रखा है, कैपिटल M के ऊपर। तो यहां से ये सरफेस इसे क्या देगी, नॉर्मल रिएक्शन। ये n1 है, ये कोई दूसरा है, और ये n यहाँ से जो बॉडी है, वेट ऑफ द बॉडी कहाँ लगेगा, mg डाउनवर्ड। तो जो n है ये किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल। सो n1 कितना, सो n1 इज इक्वल टू, यहां से ये n जितना है उतना ही mg नीचे वर्क कर रहा है, तो n प्लस कौन है, कैपिटल M इंटू जी। तो n1 इज इक्वल टू स्मॉल n ये रहा, mg प्लस कैपिटल M इंटू जी। तो n1 इज इक्वल टू यहां से g कॉमन, m प्लस कैपिटल M, ये मिल जाएगा आपको इस सरफेस से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक के डिस्कशन। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतने ही डिस्कशन करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हमने बात की है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, जहां पर हमने इक्विलिब्रियम के केसेस स्टडी किए हैं, और इक्विलिब्रियम के केसेस में टेंशन को, नॉर्मल रिएक्शन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी हमने डिस्कस आज के लेक्चर में की है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में, और वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगले लेक्चर को कंप्लीट समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और सेकंड लेक्चर जैसे ही हमारा अपलोड होता है उसको आप कंप्लीटली वॉच करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके साथ, मिलते तब तक के लिए गुड बाय।